तो चलते हैं, ये क्वेश्चन सारे मिडवाइफरी के। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सामान्यतः प्लेसेंटा में कितना रुधिर की मात्रा होती है, यानी कि जो प्लेसेंटा होती है उसमें कितने रुधिर की मात्रा होती है। मैं आपको एक बार इमेज में दिखा देता हूँ प्लेसेंटा कैसी होती है। ये तो हो गया यूट्रस, और यूट्रस में यहाँ से जुड़ी रहती है प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा जो जुड़ी रहती है और यहाँ पे जुड़ी रहती है किससे, बेबी से जुड़ी रहती है। कौन, ये जुड़ी रहती है बेबी से बाय अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है। ऐसे होती है प्लेसेंटा, ये होती है प्लेसेंटा। यहाँ पे क्या होता है, विलाई होते हैं, ठीक है, विलाई होते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर होता है ब्लड फिल रहता है इनके अंदर क्या रहता है, ब्लड फिल रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कितना प्लेसेंटा के अंदर रुधिर होता है सामान्यतः, तो कितना होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 500 ml, यानी कि इसके अंदर होता है 500 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्न में से प्लेसेंटा का कार्य, यानी कि इनमें से प्लेसेंटा का कार्य क्या है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएटरी, उपयुक्त, सभी। तो क्या प्लेसेंटा का कार्य है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा का कार्य क्या रहेगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। देखो आपको मैंने अभी बताया था कि यह है यूट्रस, और यूट्रस में यहाँ पे अटैच है क्या है, प्लेसेंटा, और यहाँ पे है क्या है, बेबी, ठीक है। ये बेबी किससे अटैच रहता है, ये अटैच रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड से। किससे रहता है ये, अम्बिलिकल कॉर्ड से। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इधर से मदर का क्या आता है, मदर का इधर से ब्लड आता है, ठीक है, और यहाँ पर गैसेस और इनका एक्सचेंज होता है। इधर से फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो एक्सचेंज होता है। तो क्या करता है, देखो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, रेस्पिरेशन भी है और एक्सक्रिएटरी भी है, तो उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्रॉस नहीं कर पाता है। बात करें अपन, अभी मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा एक तरह से क्या करती है, बैरियर का काम भी करती है, जो कि मदर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर मदर से कुछ हार्मोन्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्रॉस करने से प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन से, एक तरह से ये प्लेसेंटा बैरियर है, क्या है, प्लेसेंटा बैरियर है, ठीक है, पीबी, यानी एक तरह से प्लेसेंटा बैरियर है। तो इससे कौन सा हार्मोन क्रॉस नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। देखो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन, ये दोनों क्या है, प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं कर पाते। थायरोक्सिन तो क्रॉस करता है, क्योंकि इसकी नीड होती है किसके लिए, जो बेबी होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो ये तो क्रॉस करता है, बाकी और कौन क्रॉस नहीं करते, यहाँ पर ये क्रॉस नहीं करते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सा रंग पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सा रंग पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। पोस्ट मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, 42 वीक्स। अगर 42 वीक्स से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गई है तो उसे कहते हैं अपन पोस्ट मैच्योरिटी। ग्रीन, येलो ग्रीन, गोल्डन येलो, रेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है येलो ग्रीन। यदि येलो ग्रीन है किसका, एमनियोटिक जो फ्लूइड है, अगर उसका रंग कौन सा है, येलो ग्रीन है, ठीक है, येलो ग्रीन है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि जो डिलीवरी है वो 42 वीक से ज़्यादा में हुई है। बात करें अपन, यदि जांच के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का रंग सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर पाया जाता है, तो ये किसका कारण हो सकता है। जो गोल्डन कलर पाया गया तो ये किसका कलर हो सकता है या किसका कारण हो सकता है। प्रसव पूर्व रक्तस्राव, हाइड्रेटेड मोल, पोस्ट मैच्योरिटी, RH इनकम्पेटेबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है RH इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। क्या होता है RH इनकम्पेटेबिलिटी, क्या होता है, यानी कि जो मदर नेगेटिव होती है, ठीक है, मदर कौन सी होती है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ग्रुप की होती है, और फादर पॉजिटिव ग्रुप के होते हैं।
तो क्या हो जाता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो RH इनकम्पेटिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाती है। देखो क्या होता है, मदर होती है, जैसे कि यहाँ पर ये मदर है ना, ये मदर है और इसके यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये बेबी है। तो यहाँ जो प्लेसेंटा लगी होती है, प्लेसेंटा क्या होती है, वहाँ से मदर से एंटीबॉडीज होती है जो क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी जो क्रॉस कर जाती है, IgA, IgG, IgM, IgE। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है IgG। ये IgG आसानी से क्रॉस कर जाती है। फीटस स्किन पर 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद पाए जाने वाले हल्के भूरे पतले बाल कहलाते हैं। जो फीटस होता है, ठीक है, फीटस होता है, फीटस के ऊपर जो हल्के भूरे बाल होते हैं, ठीक है, हल्के भूरे बाल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। जो फीटस होता है उसके ऊपर हल्के भूरे बाल होते हैं। कब की बात कर रहे हैं, 16 वीक्स। ठीक है, वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स अल्बोसा, लेनुगोमिलिया। तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं अपन लेनुगो। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लेनुगो। यानी कि जब प्रेगनेंसी 16 वीक्स की हो जाती है तो जो फीटस होता है उसके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे बाल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नॉन प्रेग्नेंट में गर्भाशय का भार, ठीक है, गर्भाशय का भार कितना होता है, 60 ग्राम होता है, लेकिन पूर्ण गर्भावस्था में इसका भार बढ़कर कितना हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नॉन प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है, नॉन प्रेग्नेंट होती है ना, उनके जो गर्भाशय का वेट होता है वो कितना होता है, 60, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान कितना बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान कितना बढ़ जाता है। तो ये वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 kg, 300 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 kg। ठीक है, 1 kg यानी कि 900 से 1000 ग्राम ये इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेमी होती है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में ये कितना गुना बढ़ जाती है, यानी कि 7.5 होती है, लेकिन गर्भावस्था के अंदर यानी प्रेगनेंसी के अंदर ये कितना गुना बढ़ जाती है, 5 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो कितनी बढ़ जाती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 5 टाइम। देखो ये ड्यूरिंग गर्भावस्था के दौरान ये 35 सेमी तक बढ़ जाती है। तो 7.5 इंटू कितना हो गया, 7.5 इंटू 5, अगर यानी कि आप बात करोगे 35 से, यानी कि 35 से 40 के बीच में ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 5 टाइम। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में कुल अतिरिक्त भार बढ़ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना भार बढ़ता है, 5 kg, 10 kg, 11 to 12 kg, 16 kg। तो कितना बढ़ जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 11 से 12 kg। पहले 3 महीने में कितना बढ़ता है, 1 kg। फिर दूसरे 3 महीने में कितना बढ़ता है, 5 kg। और फिर तीसरे 3 महीने में कितना बढ़ता है, ये बढ़ता है 5 kg। तो टोटल 9 महीने में बढ़ गया कितना, 11 kg। ठीक है, ऐसे बढ़ता है। बात करें नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान एब्डोमेन के निचले भाग में पाई जाने वाली सफ़ेद लाइन को क्या कहते हैं, यानी कि जो गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद लाइन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मास्क, क्लोज्मा ग्रेविडम, लीनिया नाइग्रा, स्टीरिया ग्रेविडम। तो क्या कहते हैं उसे अपन, जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान एब्डोमेन के यहाँ पर, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमेन पर क्या होती है, ऐसे वाइट सी वो बन जाती है। ठीक है, एब्डोमेन पर वाइट से बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर एब्डोमेन पर वाइट सी जो स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं ऐसे, उसे क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है स्टीरिया ग्रेविडम, उसे कहते हैं अपन स्टीरिया ग्रेविडम। अगर बात करें हम लीनिया, ठीक है, लीनिया की बात करें, अगर किसकी बात करें अपन क्लोजमा की, तो क्लोजमा फेस के ऊपर अपीयर होता है, ठीक है। और लीनिया नाइग्रा तो ये ब्लैक कलर का होता है, यानी कि बीच में जो ऐसी एकदम ब्लैक लाइन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है स्टीरिया ग्रेविडम। बात करें नेक्स्ट, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में तेजी से भार का बढ़ना किसका सूचक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि गर्भावस्था के जो अंतिम महीने यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर क्या है, ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर होते हैं उनके अंदर यदि एक्सेसिव यानी कि जल्दी वेट बढ़ रहा है, ठीक है, रैपिड वेट गेन हो रहा है, ठीक है, रैपिड वेट गेन हो रहा है, तो किसका सूचक है। फीटल डेथ, प्री एक्लेम्पशिया, लेबर, IUGR। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ है प्री एक्लेम्पशिया। ये किसका इंडिकेट करता है, प्री एक्लेम्पशिया को। अगर फीटस की डेथ हो गई है, ठीक है, तो रैपिड वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, IUGR भी है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, तो भी रैपिड वेट नहीं बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ लेबर में नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पर है करेक्ट आंसर हुआ है प्री एक्लेम्पशिया। ये इंडिकेट करता है, प्री एक्लेम्पशिया को इंडिकेट करता है। माँ के पाचन तंत्र पर गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। जो माँ का पाचन तंत्र है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ऊपर गर्भावस्था के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। रिड्यूज मोटिलिटी ऑफ GIT, इंक्रीज पेरिस्टालसिस, इंक्रीज सिक्रेशन, इंक्रीज मसल टोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है रिड्यूज GIT, ठीक है, यानी कि मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसकी मोटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे कम होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक हार्मोन होता है उसका नाम है प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, GI की जो मोटिलिटी होती है GIT की यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उसे क्या कर देता है, ये उसे कम कर देता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा पहला वाला। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस हार्मोन का प्रभाव ओव्यूलेशन होता है। किस हार्मोन के प्रभाव से ओव्यूलेशन होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में पूछा है किस हार्मोन के प्रभाव से ओव्यूलेशन होता है ना। FSH, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, LH। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है LH। देखो यहाँ पे दो हार्मोन होते हैं ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन कहाँ से होता है, ओवेरी से होता है, ठीक है। ये जो ओवेरी है ना, यहाँ से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा देता हूँ, ये यूट्रस है और यहाँ पर ये ओवेरी है, यहाँ से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले जो ओव्यूलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं ओव्यूलेशन की, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, LH। क्या होता है 14 डेज पर जो ओवम की जो साइज है वो कितनी 18 से 20 mm हो जाती है, और उस टाइम पे जो इंक्रीज होता है किसका लेवल का, LH का, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, और इसको ये क्या कर देता है, रप्चर कर देता है किसको, फोलिकल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है चौथा वाला। निम्न में से किस अवधि में यूरिन USG टेस्ट नेगेटिव होता है। 100 वीक्स, 100 डेज आफ्टर गेस्टेशन, 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, इन नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन में पूछा है किस अवधि में यूरिन टेस्ट में HCG नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है किस अवधि में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा अपना, देखो यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। क्यों है, क्योंकि 100 डेज में भी, ठीक है, और 2 वीक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यूरिन से लेबर के कितने दिन बाद HCG का लेवल डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद, तो वो है 2 वीक्स, ठीक है। 2 वीक्स के बाद यूरिन के अंदर HCG नहीं पाया जाएगा। बात करें अपन
मेमोजेनेसिस क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, नन ऑफ अबोव। तो क्या होता है मेमोजेनेसिस? प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, ठीक है। मेमोजेनेसिस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जेनेसिस वर्ड जो लगा हुआ है, और मेमो किससे? ब्रेस्ट से। जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, जो ब्रेस्ट होता है ना, जो ब्रेस्ट होता है उसका क्या होता है यहाँ पर, जो ब्रेस्ट होता है ना, यहाँ पर एल्यूलाइस होती है, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है, ऐसे लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है। अब बात करें अपन क्वेश्चन में, यहाँ पर ऐसे लैक्टिफेरस डक्ट होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि मेमोजेनेसिस क्या होता है। तो जब ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है, यहाँ पे जो एल्यूलाई होती है, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से स्टिमुलेट हो जाती है। किसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की वजह से स्टिमुलेट होने से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन की वजह से तो ये इनका लेवल, ये इनकी जो साइज है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? मिल्क सिक्रेशन, यहाँ पर मिल्क भरना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, इसे कहते हैं मेमोजेनेसिस। अगर बात करें सिक्रेशन की तो इसे कहते हैं अपन ग्लैक्टोकाइनेसिस, ठीक है, और यह है ग्लैक्टोपोइसिस। हार्मोन जो स्तन में दूध का निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, मैंने अभी आपको बताया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन। तो कौन सा हार्मोन है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है प्रोलैक्टिन। यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो किसके लिए जिम्मेदार है? दूध यानी कि मिल्क के निर्माण के लिए। और इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? कई बार ये इसको पूछा जाता है। तो इसका सिक्रेशन होता है किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, और वो भी कौन सी वाली? एंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम ट्राइमेस्टर में सर्विक्स का नरम हो जाना क्या कहलाता है? ठीक है, सर्विक्स का नरम हो जाना क्या कहलाता है? प्रथम ट्राइमेस्टर में, यानी कि प्रथम 3 महीने में, ठीक है। सर्विक्स होती है जैसे यूट्रस है ना, ये यूट्रस है, यहाँ से ये यहाँ पर वेजाइना है, ठीक है, ये है वेजाइना, है ना, ये ओपनिंग है, इसको कहते हैं अपन सर्विक्स, है ना, ये है वेजाइना और ये है यूट्रस। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि सर्विक्स का नरम हो जाना यानी कि सॉफ्टनिंग, सर्विक्स क्या हो जाना? सॉफ्टनिंग, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहेंगे उसे अपन? यहाँ पे कहेंगे अपन उसे गोडल साइंग। फर्स्ट वीक में होता है, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और ये 6 to 8 वीक्स तक अपीयर होने लगता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? यानी कि जो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होता है कितना होता है, ठीक है, कितना होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनएम के लिए। 40 वीक्स टू 80 डेज, 9 मंथ, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव। देखो 40 वीक्स या तो 40 वीक्स बोल दो, इसका मतलब भी 9 मंथ होता है, 280 डेज, ठीक है, और 9 मंथ, तो ये सब इंक्लूड होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर का लक्षण नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है पहले ट्राइमेस्टर। देखो गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, यानी कि 3-3 महीनों का एक समूह होता है, उसे कहते हैं अपन ट्राइमेस्टर। टोटल जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाते हैं? ये होते हैं 9, ठीक है। तो यहाँ बात करें पहले ट्राइमेस्टर का कौन सा लक्षण नहीं है, तो मॉर्निंग सिकनेस, अमनोरिया, क्विकनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है क्विकनिंग। देखो मॉर्निंग सिकनेस भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है, अमनोरिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है, लेकिन जो क्विकनिंग है वो कब स्टार्ट होती है? 16 to कितने में? 16 to 20 वीक्स या 16 to 18 वीक्स, सॉरी 16 to 18 वीक्स पर स्टार्ट होती है कौन सी? क्विकनिंग।
क्विकनिंग जो होती है वो कितने पर, 16 to 18 वीक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 वीक्स के बाद जो भी वीक्स होते हैं वो किस में आता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है क्विकनिंग। तो थैंक यू, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइएगा और उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।